हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः राम प्रसाद यूजीसी नेट में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हमारे तीनों प्लेटफॉर्म राम प्रसाद यूजीसी नेट, राम प्रसाद आईएएस और न्यूज एंड एनालिसिस से जुड़े सभी व्यक्तियों को एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपने जो कल वाली वीडियो थी वो जरूर देखी होगी। हमारा इसमें नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल जो साइंस की बुक है वो चल रही है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें राज्य की जो उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं, चाहे वो दैवी सिद्धांत हो, संविदा सिद्धांत हो और विकासवादी सिद्धांत, और एक और है मार्क्सवादी सिद्धांत इत्यादि को हम देख रहे हैं। हमारा देखने का तरीका है कि हम रोज 10 प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखने का तरीका है कि जो हमने कल क्लास कराई थी उसका हम पहले रिवीजन करेंगे प्रश्नों का, और आगे के जो अगले 10 प्रश्न हैं उसकी ताबड़तोड़ तैयारी, जिससे अगर कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसे ऐसा ना लगे कि पूरी तरह वो ब्लैंक है। और अगर किसी ने क्लास नहीं भी देख पाई किसी भी कारणवश, तो उसे भी ऐसा ना लगे कि क्लास कहाँ चल रही है, यानी कनेक्टिविटी बनी रहती है। चलिए, तो बिना किसी देरी के सबसे पहले जो हम वही तरीका अपनाते हैं कि कल जो हमारी 16वीं क्लास हुई थी उसका रिवीजन करते हैं। मैंने क्लास 15 तक 5 साढ़े 5 घंटे की जो मैराथन वीडियो है अपलोड कर दिए। आप उससे बार बार रिवीजन कर लें या फिर छोटी छोटी वीडियो से रिवीजन कर लें। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है कि सामान्यतः नगर राज्य की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था कि नगर राज्य की अवधारणा प्राचीन यूनान से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी सही है। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था वो था कि राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका परवर्ती है। तो देखिए, जो सामंतवादी राज्य था ऑप्शन बी यानी रोमन राज्य का परवर्ती है, यानी रोमन राज्य के बाद सामंतवादी। देखिए, पूर्वी यूनानी फिर रोमन सामंतवादी, यानी रोमन राज्य के बाद सामंती फिर राष्ट्र राज्य। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग है। तो देखिए, इसका आंसर था ऑप्शन ए यानी मार्क्स। तो देखिए, जो वर्ग या फिर दमन की जो बात कर रहा है वो मार्क्स कर रहा है। ये राज्य को वर्ग शोषण यानी लोगों का शोषण करता है इत्यादि कहा था, तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था कि किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यानी अराजकता से नहीं होनी चाहिए, भले जो राज्य है वो तानाशाही हो कैसा भी हो। तो स्टेटमेंट हॉब्स का है जहां तक मुझे याद है। ठीक है, ऑप्शन डी हॉब्स का स्टेटमेंट था, क्योंकि हॉब्स राज्य को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहता है। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था कि प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है या दृष्टिकोण व्यक्त किया था। तो मैं आपको हिंट दी थी कि अगर इच्छा यानी अगर बिल जैसा कोई प्रश्न आता है तो फिर वो रूसो को है, यानी ऑप्शन ए। तो देखिए, ऑप्शन ए। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था वो था कि निम्न में से कौन सी जो क्रांति है वो राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो छोटे 1648 की जो इंग्लैंड की क्रांति थी वो इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 1776 की जो अमेरिकन क्रांति है वो भी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
1789 की जो फ्रांस की क्रांति थी वो भी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। लेकिन भारतीय जो 1857 की जो भारतीय क्रांति है वो किसी दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं, बल्कि अंग्रेजों को इंडिया से बाहर निकालने के लिए संचालित की गई थी, यानी ऑप्शन बी। तो आपको प्रश्नों को रटना नहीं है बल्कि समझना है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो कथन है वो मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है, यानी 4 स्टेटमेंटों में से 3 स्टेटमेंट मार्क्स के हैं और जो एक स्टेटमेंट है वो किसी और थिंकर का है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्शन बी है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का जो अवतरण है, वो हीगल का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो और जो तीनों ए, सी और डी इसके हैं, तो ये मार्क्स के, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था कि यह सत्य है कि जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत अथवा विद्रोही सेना भी एक राज्य कही जा सकती है। यह कथन किसका है? तो देखिए ये कथन ऑप्शन सी यानी रॉबर्ट मैकावर का है, ऑप्शन सी। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। राज्य एक पूर्ण समुदाय है, ये अरस्तू का स्टेटमेंट है। तो देखिए इसका ऑप्शन डी पढ़ा था हमने, डी यानी पहले का पहला अरस्तु। राज्य मानव अवयवी का ही प्रतिरूप है, प्लेंटसली ने कहा था। ये राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौमिक सिद्धांतों की अनुक्रमिक उपलब्धि है, यह बर्गिस का है। और राज्य परिवार और उनके सामूहिक कार्यों का संघ है, यह बोंदा का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। इसके बाद जो हमने लास्ट प्रश्न पढ़ा था कि हमें एक कथन दिया गया था और एक तर्क, इसमें दोनों ही कभी गलत नहीं होते, एक सही होता है या फिर दोनों भी सही हो सकते हैं, लेकिन दोनों गलत कभी नहीं हो सकते। पहला है कि राज्य न तो प्रभु के हाथ का कार्य है, नहीं सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, नहीं संकल्पना या रूढ़ी की उत्पत्ति है, नहीं परिवार का मात्र विस्तार है। तो फिर राज्य क्या है? तो राज्य एक प्राकृतिक विकास की संस्था है, यानी ऑप्शन ए दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर है। तो देखो ऑप्शन ए। इस तरीके से हमने कल का रिवीजन कर लिया। अब हम आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ी सी गलती फिर हुई, तो यहाँ पे ऐड आ जाता है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि बिना नेट के ऐप चलता नहीं है। थोड़ा सा देखिए ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। अब हमारी क्लास, आज की जो क्लास है क्लास 17, ठीक है। आज हमारी जो 17वीं क्लास हो रही है, और 17वीं क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न है 161। देखिए हमने 160 प्रश्न कर लिए हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी तरीके से। पहला है कि किसने कहा कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? पहला ऑप्शन है लॉक, दूसरा ऑप्शन है सीले, तीसरा ऑप्शन है मैकाइवर, चौथा है कार्नर। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मैंने आपसे बताया था कई बार कि मैं आपके लिए स्टूडियो का सेटअप कर रहा हूँ, बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाली है, बस थोड़ा सा वेट करिए। आपका सहयोग रहा और ईश्वर की इच्छा रही तो ये भी कार्य बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। चलिए तो बताइए। तो देखिए इसका पहला जो आंसर है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी यानी मैकावर ने कहा था कि राज्य रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। ऑप्शन सी मैकावर। देखिए ऑप्शन सी, स्वजन समूह का अर्थ है सगे संबंधियों के समूह से,
जो रक्त संबंध पर आधारित होते हैं। जो रक्त संबंध सजातीयता ने राज्य के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप पहले परिवार, जन, गोत्र और अंततः राज्य का जन्म हुआ। तो देखिए, अगर कोई भी चीज आती है तो पहले परिवार ही आया होगा, उसके बाद जन आया होगा, जन के बाद गोत्र, गोत्र के बाद अंततः राज्य का जन्म होगा। मैकाबर के अनुसार रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। इस तरीके से ऑप्शन सी सही है। अगला जो प्रश्न है कि किसने कहा था कि आधुनिक राज्य का जो मुख्य पक्ष है उसकी भूमि शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। एक सेकंड थोड़ा वेट करिए, मैं ऐसे कैंसिल कर देता हूँ। मुझे एक चीज थोड़ा सा देखनी है। क्लास 16, हाँ सही है। मैं सोच रहा था कि कहीं रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है। एक सेकंड, ठीक है। तो राज्य सरकार के साधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। किसके द्वारा कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है गैटिल, दूसरा है डाइसी, तीसरा है रूसो, चौथा है ऑस्टिन। आपके सामने चार ऑप्शन उसी तरीके से जो मैं आपको रोज देता हूँ, सी डी। चलिए कमेंट करिए। एक सेकंड, शायद हमने, हाँ रुकिए रुकिए, सॉरी। यह किसने कहा था कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष रह गया था प्रश्न, उसकी भूमि शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? हीगल, ब्लेंचली, बेबर और हरमन पावर। तो देखिए इसका ऑप्शन बी है। बी यानी ब्लेंचली का स्टेटमेंट है कि आधुनिक राज्य का जो मुख्य पक्ष है उसकी भूमि शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार और उसकी वैधानिकता है। ऑप्शन बी। देखिए ब्लेंचली के अनुसार आधुनिक राज्य का जो मुख्य पक्ष है उसकी भूमि शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। 15वीं और 16वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। प्रारंभ में राजतंत्र प्रणाली का विकास हुआ, बाद में संवैधानिक शासन व्यवस्था का उदय हुआ। देखिए मैं आपको ना तो इसका कोई चार्ज कर रहा, ये क्लास पूरी तरीके से फ्री है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें ओनली मेंबरशिप भी लगा सकता हूँ, यानी जो इसका मेंबर बनेगा और जो चार्ज करेगा वही देख पाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता। इसलिए आप फ्री में अगर मिल रहा है आपको तो आप इसे अच्छी तरीके से लीजिए और लोगों को शेयर भी करिए। देखिए इसमें टाइम बहुत लगता है ये चीज़ बनाने में, आपको भी पता होगा, तब जाके क्लास तैयार होती है, फिर उसे पढ़ाना होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? पहला ऑप्शन है गैटिल, दूसरा है डायसी, तीसरा है रूसो, चौथा है ऑस्टिन। चलिए आंसर दीजिए। तो देखिए इसका ऑप्शन है बी, बी यानी डायसी। तो डायसी ने कहा था कि राज्य सरकार के साधनों से संगठित एक व्यक्ति है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट करने का उद्देश्य मेरा है कि आपको यहीं पे समझ में आ जाए पूरा कथन और रटने की जरूरत न पड़े। जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है किसके द्वारा कहा गया है? तो डायसी के द्वारा। ऑप्शन बी, डायसी के अनुसार राज्य सरकार के साधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। राज्य का विधि शास्त्री जो सिद्धांत है मुख्यतः विधि वेताओं की देन है। इसके अंतर्गत राज्य को कानूनी चिंता की एक संकल्पना के रूप में
देखा जाता है। इसके अनुसार जो राज्य है एक कानूनी व्यक्ति है जिसका जो मुख्य कार्य है वो कानून का निर्माण और प्रवर्तन तथा कानूनी अधिकारों की रक्षा करना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। पहला है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है आर्थिक सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, चौथा है ऐतिहासिक या फिर विकासवासी सिद्धांत। चलिए आंसर दीजिए। आपके लिए 5 सेकंड आंसर के लिए मिलते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी। तो जो ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवासी सिद्धांत है वो काल्पनिक नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी ऐतिहासिक सिद्धांत या फिर जो विकासवादी सिद्धांत है वो राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य के काल्पनिक सिद्धांत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है लास्की, दूसरा है हीगेल, तीसरा है ग्रीन, चौथा है बार्कर। जो भी मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ वो सब पीवाईक्यू में आए हुए, देख लिए। दिसंबर 2019 का प्रश्न है। एक भी आपको ऐसा बना हुआ प्रश्न नहीं दिखेगा। मैं सब पीवाईक्यू ले रहा हूँ जिससे आपको वही स्टैंडर्ड, वही तरीका। इसमें हाँ, इसमें मैं आपके लिए वो चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा उल्टा नीचे आगे पीछे कर देता हूँ, इस वजह से कि आप कहीं ऐसा ना हो सीधा टिक मार दो, इसलिए आपको देख के टिक मारना। तो बताइए, पहला लास्की, दूसरा हीगेल, तीसरा ग्रीन, चौथा है बार्कर। तो देखिए इसका ऑप्शन ए ऑप्शन यानी लास्की। तो लास्की ने कहा था कि किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। लास्की के अनुसार किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। लास्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं। इसकी जो मैं आपको वीडियो करा रहा हूँ ये पूरी पीडीएफ आपको रामप्रसाद, हमने टेलीग्राम एक ही बनाया है, रामप्रसाद आईएएस के नाम से टेलीग्राम है। आपको वहाँ पे शाम के लिए समय अपलोड कर दी जाएगी। शाम को क्यों? क्योंकि या फिर जल्दी कर दी जाती है। कारण ये है कि अगर मैं पढ़ाते वक्त अगर इसमें कोई भी मिस्टेक दिखती है हमें, तो मैं उस मिस्टेक को 0% करने का कार्य करता हूँ। उस पर थोड़ा बस काम करके उसे हम पूरी मिस्टेक को सुधार देते हैं, फिर आपके लिए अपलोड हो जाती है। वित्त नियम सहित हो जाती है क्लास 17, अगर आज की तो क्लास 17 होगा। राजनीतिक सिद्धांत चल रहा है और राज्य के सिद्धांत, ठीक है। तो आप उसमें जाके इसे अपलोड कर सकते हैं और बार बार इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करके अपनी फाइल में सबमिट कर लीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। देखिए इसका फायदा ये है कि जब भी आपको अगर पेपर आता है तो आप सीधा प्रश्न एक से प्रश्नों को देख जाइए तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो पहला है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, दूसरा है मातृ सत्तात्मक सिद्धांत, बल सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। देखिए मैं ये भी जो भी चीज बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जैसे मैं यूजीसी नेट का जब भी एग्जाम देता था तो मैं थ्योरी पढ़ने के बजाय पीवाईक्यू ज्यादा देखता था, और पीवाईक्यू में भी मैं क्वेश्चनों को ज्यादा देखता था। और जब भी पेपर आता था मैं सीधे जो पीवाईक्यू है उनको देके आता था। तो मैंने नेट में कम से कम दिसंबर, देखिए सबसे पहला जो मेरा नेट हुआ था दिसंबर 2022 में हुआ था, तब से लगातार दिसंबर 2024 तक लगातार नेट हुआ, लगभग 8 बार नेट हुआ। और जब दिसंबर का मैंने दिया तो फिर मेरा जारफ हो गया उस समय, तो फिर तब से मैंने नेट दिया नहीं।
और 11 में मेरे 232 नंबर थे। आप अगर को आपको विश्वास नहीं रहा होगा तो ऊपर जब आप यूट्यूब देखोगे तो वहाँ पे मैंने लगा भी दिया है, 232 थे, जबकि मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, जनरल से मैंने क्वालिफाई किया था। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, तो इसका जो आंसर है क्या है? आंसर डी। डी मतलब सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। तो देखिए, 17वीं और 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस सिद्धांत, देखिए सिद्धांत तो वही सिद्धांत नहीं है, के अनुसार राज्य दैवी न होकर मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण प्राकृत अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के अनुसार राज्य व्यक्तियों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम है, जो सब प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त है। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे जो प्राचीन सिद्धांत है वो कौन सा है? तो ये तो हमने पहले भी देख लिया था, दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो सबसे प्राचीन है, यानी ऑप्शन है। तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति का देखिए जो उसकी व्याख्या है, इसमें से कई प्रश्न तैयार हो सकते हैं, इसलिए मैं व्याख्या आपको जरूर बताता हूँ। नहीं, मैं छोड़ भी सकता हूँ, छोड़ने से मुझे लग रहा है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर तो आप ही कर लोगे, तो इसलिए व्याख्या में जरूर बताता हूँ। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसके प्रति धारणा उत्पन्न हुई है कि राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवी संस्था है। राज्य ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। प्रजा का कर्तव्य है अथवा धर्म है कि राजा की आज्ञाओं का हृदय से पालन करे और उसका विरोध न करे। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक में मनु है, जेम्स फर्स्ट है, हीगेल और होमर है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? तो देखिए, रिपीटेशन फिर हुआ है। देखिए, मैंने द्वारा नहीं डाला है, रिपीटेशन हुआ है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा हटा। तो पहला है 89, दूसरा 57 की क्रांति, 76 की अमेरिकन क्रांति, 1688 इंग्लैंड क्रांति। हमने देखा था कि 1857 की क्रांति। ठीक है, ऑप्शन बी 1857 की जो भारतीय क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की पतन का कारण नहीं है। यह सिद्धांत मूलतः मध्यकाल में अपनी चरम पर था। अन्य क्रांतियों ने राज्य के शासन स्वरूप में आमूल परिवर्तन कर दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का ह्रास किया। अगला जो प्रश्न है कि निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार, एक सेकंड, राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई? पहला है शक्ति सिद्धांत, दूसरा है दैवी सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक समझौता का सिद्धांत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दिए। तो देखिए, ऑप्शन सी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का अर्थ है कि समाज के लोगों के द्वारा इस समझौता किया गया। तो देखिए, ऑप्शन सी 17वीं और 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवी न होकर मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। और आज का जो लास्ट प्रश्न है वो सामाजिक संविदा के सिद्धांत का मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। जो संविदा का सिद्धांत है वो राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाता है या फिर राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करता है या फिर अथा स्थिति का औचित स्थापित करता है या फिर क्रांति द्वारा समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाता है। चलिए बताइए। देखिए, टीजीटी 2004 में आया विद प्रूफ के साथ, मैंने प्रूफ भी लगा दिया, ऐसा नहीं है, आप उठा के देख लीजिए। तो देखिए, ऑप्शन बी यानी राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करता है सामाजिक सभ्यता का जो सिद्धांत। देखिए, ऑप्शन बी उदारवादी परंपरा में
जो राज्य की उत्पत्ति है तथा प्रकृति के दो सिद्धांत प्रचलित है। सामाजिक समझौता संविदा का जो सिद्धांत है तथा ऐतिहासिक विकासवादी जो सिद्धांत है, वो सामाजिक समझौता का सिद्धांत के अनुसार राज्य और व्यक्ति की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, जो कि इस समझौते का सार है। यदि इन बाध्यताओं का उल्लंघन हुआ तो राज्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अगर समझौते के माध्यम से व्यक्तियों की एक दूसरे की रक्षा की जा सकती है। तो थैंक यू आप सभी को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट हो जाएंगे और सभी व्यक्तियों को फायदा मिलेगा। देखिए, शेयर करने से कोई भी हमें नुकसान नहीं होता। जब आप शेयर करोगे तो देखिए, आज कोई भी अगर चीज आप किसी किसी के साथ अगर डिस्कस करते हैं तो उससे बढ़ती है चीज। ये गलत धारणा है कि शेयर करने से कम होती है। जितना आप शेयर करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। मैंने तो आज तक यही सीखा है। थैंक यू आप सभी को। अब हम क्लास यही एंड करते हैं। धन्यवाद।